राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट ऐप पर भरी दोपहरी में 1 बजे के इस बढ़िया से टाइम के ऊपर आप सभी का मैं फिर से स्वागत करूं। तो आज वह हमारी सीईटी ग्रुप डी के बैच के अंदर साइंस की आपकी पहली क्लास होगी, ठीक है, जिसके अंदर आप ही लोग है फिजिक्स यानी कि जो आपका भौतिक विज्ञान है, इससे आप अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के साथ आप इनके एमसीक्यू भी निपटाने का काम करेंगे। और दूसरी चीज, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होएगी बैच के अंदर, जब ये अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद आपको बकायदा हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस तरीके से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी साथ में हर एक चैप्टर के ऐसे चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, जैसे ये आपका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के सारे हैंड रिटन नोट्स है, ये भी आपको हर एक क्लास के साथ है उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध करवाए, दोनों के अलग अलग, ताकि आप इनका प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सको, ठीक है, विद एमसीक्यू सारी फैसिलिटी आपको इस बैच के अंदर मिलेगी। तो क्लास शुरू करें भाई। सर जी मैं फ्रेशर हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कम से कम दिन में 7 घंटे पढ़ती हूँ, हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अरे बायो से नहीं, मैं नए सिरे से स्टार्ट करने लगे, भी बायो का पाछा पढ़ रहे हो, ठीक है। आओ भाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा सबसे पहले वो रहेगा हमारा कौन सा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई और मापन। इकाई और मापन का मतलब क्या हो गया भाई? कोई भी चीज है उसकी इकाई क्या है, ठीक है, हम लोग उसको मापते कैसे? जैसे आपने देखा अभी वजन तोला करा, वजन तोलने की इकाई क्या है जी? किलोग्राम। अभी किलोग्राम में वजन तोलना, अभी ग्राम का में वजन तोलना, जी बिल्कुल सही बात है। मापन का मतलब हो गया नापना। आप इसको मापने ही तो लग रहे हैं भाई, तेरा में कितना किलो वजन है, ये मापना एक तरीके से। तो यानी आप ही किसी भी चीज को मापते हैं या आप ही किसी चीज को कोई भी इकाई देने लग रहे हैं। आज आप इनके बारे में पढ़ेंगे। आओ तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि या एक फिजिकल क्वांटिटी होती तो होती क्या है भाई? आपको मैं बताता हूं। ऐसी राशियां या फिर ऐसी चीजें जिनको हम लोग प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते। समझ में नहीं आया जी? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या जी? एक बार के लिए लिखो फिर तुम्हारे समझ में आएगा। लिखेंगे सभी साथी। ऐसी राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष या मेन चीज है साइंस के अंदर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहां पर रटने का पेपर के अंदर कोई तुमसे इंग्लिश हिंदी के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखवाएगा, तुम्हारी चीजें समझ में आनी चाहिए। जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, ठीक है, यानी मेजर कर सकते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग है फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब हो गया डायरेक्टली और अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया इनडायरेक्टली। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग, राशियों का मतलब होगा क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग क्या है? प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग माप सकते हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि या फिर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जिस चीज समझ में नहीं आई जी, कैसे कैसे? जैसे कि तुम ये देखो, डायरेक्टली आप किसको माप सकते हैं? डायरेक्टली जैसे मैं तुमको वजन तोलने वाले कांटे के ऊपर चढ़ा दूं तो अभी डायरेक्ट वजन आप करने पे जाएगा, हाँ भाई तेरे अंदर 50 किलो बोझ है, तेरे अंदर 70 किलो बोझ है, ठीक है। तो आप लोग इजीली डायरेक्टली इसको माप सकते हो जी? बिल्कुल माप सकते हैं। इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष कैसे? जैसे आपको स्पीड नापनी है, स्पीड तुम डायरेक्ट नाप सकते हो क्या? नहीं जी। तो स्पीड कैसे नापते हैं? स्पीड नापते हैं डिस्टेंस बाय टाइम करके, यानी दूरी बटे समय करेंगे तभी तो हम लोगों को स्पीड का पता चलेगा। आपने कितनी जो दूरी चली और उसके बटे में हम लोग अगर समय कर दें तो हम लोग उसको नाप सकते हैं। यानी ये तो आपने डायरेक्ट नाप दिया भाई, इसका में इतने किलो वजन, इतना यो है, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं नाप सकते, ठीक है। इसके लिए अपने को दूरी का पता होना चाहिए, अपने को समय का पता होना चाहिए, तभी आप लोग स्पीड निकाल सकते हो, तभी आप लोग गति निकाल सकते हो। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ऐसी राशियां जिनको आप नाप सिका, कुकरे नाप लो, चाहे सीधा बड़ नाप लो, चाहे टेढ़ा बड़ नाप लो, ठीक है, आप उसना नाप सिका, हाँ, उन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, यानी भौतिक राशि बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप इस स्पीड को माप सकते हैं, आप अपने वजन को माप सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज को माप सकते हैं भाई, दूरी को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं। माप सकते हैं नहीं माप सकते जी? बिल्कुल माप सकते हैं, ठीक है। तो जिन जिन चीजों को हम लोग नाप सकते हैं उन सब, जैसे मोटापा, मोटापे को अभी माप सिका को ना माप सकते भाई, नु कैसे करो इसका में इतना मोटापा है? वजन माप सकते हैं, मोटापा नहीं माप सकते। तो मोटापा क्या है? मोटापा एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक भौतिक राशि नहीं है। यानी जिसको सिर्फ माप सकते हो वही एक भौतिक राशि हुई। क्या इतना कंसेप्ट हर एक साथी के समझ में आया? मेंस वाले में भी ऐड कर दूं ये, ठीक है। अरे तो स्पीडोमीटर भी तो इससे कंसेप्ट पर काम कर रहा है, डिस्टेंस बाय टाइम का कंसेप्ट पे। नम्रता बेबे, हर एक का किते न किते कोई ना कोई दिक्कत रहा है। कोई नुका बायो से स्टार्ट कर ले, कोई नुका केमिस्ट्री से स्टार्ट कर ले, भाई मेरा हिसाब था स्टार्ट होगी जो कर मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हर एक बालक की अलग अलग चुल हुआ है।
सबकी को नहीं शांत हो भाई। देख एक का तो देख न्यारा सिस्टम चल रहा है, उनको मेरी क्लास नहीं चल रही, ले भाई और ये सारे बालक आंधे हैं, अगर आंख मिच की हाँ रहे हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी सबके समझ में आ गई होगी भाई, हर एक। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, अब जैसे मैंने आपको बता दिया, उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इसका उदाहरण लिखेंगे, अगर आप ये एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल के रूप में आप ही कोई भी स्पीड है यानी कोई भी गति होगी, हम लोग गति को माप सकते हैं जी, बिल्कुल माप सकते हैं। कोई भी हमारे पास मास है, मास किसको बोलते हैं, द्रव्यमान को बोलते हैं जी, द्रव्यमान को माप सकते हैं जी, बिल्कुल माप सकते हैं, कोई दिक्कत। कोई भी डिस्टेंस होगी, कोई भी दूरी होगी, क्या दूरी को माप सकते हैं जी, बिल्कुल माप सकते हैं। ठीक है, समय हो गया, टाइम हो गया, टाइम को माप सकते हैं जी, बिल्कुल माप सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर मापते हैं, सेकंड के अंदर मापते हैं जी। तो एक्सेट्रा यानी कि इन सारी की सारी चीजों को हम लोग क्या है जी माप सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे जी, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही चलने दो भाई, फिजिक्स बढ़िया है, बिल्कुल भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हमें उसको दर्शाना है भैया, एक भौतिक राशि अगर आप ये दर्शानी है, तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो अपने को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होगा कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू चाहिए, और एक आप ना उसकी यूनिट चाहिए। अगर अपने पास ये दो चीजें हैं, ठीक है, तब ही आप ही उसको है दर्शा सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को, वरना आप ही नहीं दर्शा सकते। चीजें समझ में आई या नहीं, या दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए मेरे को बताओ। जैसे उदाहरण के लिए समझाओ जी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपको वेट है, वेट हो गया वजन, ठीक है, वेट को तोलने के लिए मैंने क्या बोला, दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी भौतिक राशि। एक तो क्या बोला मैंने, कोई वैल्यू होनी चाहिए आपकी, वैल्यू जैसे मान लिया किसी के अंदर 50 वजन है तो 50, ठीक है, और एक आपको उसके साथ एक यूनिट चाहिए, किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, एक यूनिट, ठीक है। यानी अगर आपको वेट क्या है, वेट आपका वजन क्या, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है, और इसको दर्शाने के लिए आपको क्या है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है हमेशा। किस किस चीज की, एक तो आपकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए किसी भी चीज की, ठीक है, आप इसको बोलेंगे मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल का मतलब है कोई ना कोई आपकी राशि होनी चाहिए, और साथ में क्या आपको उसकी यूनिट दिखानी पड़ती है, तभी आप लोग किसी भी फिजिकल यानी कि भौतिक क्वांटिटी को दिखाने का काम करते हो। सर आप चश्मा क्यों लगाते, क्योंकि मैं अंधा हूं भाई, इसलिए लगाता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आपको स्पीड मापनी है, डिस्टेंस मापनी है, तो डिस्टेंस देखो भाई, मान लिया 10 किलोमीटर दूरी, तो 10 तो एक वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसके साथ इसकी यूनिट तो लगाओगे। 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 मीटर की, यानी कि एक आपको यूनिट चाहिए, एक उसकी वैल्यू चाहिए, तभी आप लोग किसी भौतिक राशि को दर्शा सकते हो जी, बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो भौतिक राशियां होती हैं, ये आपके दो अलग अलग भागों के अंदर बटी हुई होती हैं। आओ, क्या बोला मैंने कि आपकी जो भौतिक राशि है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण लिखेंगे सभी साथी। अरे एक बारी में तारा सारा सौदा समझ में आ जाएगा, तुम टेंशन ना लो। भौतिक राशियों का वर्गीकरण, एक क्लास लगाओ, जमानो जिंदगी भर वो रहोगे आभारी लिखेंगे सभी साथी इंग्लिश में, क्लासिफिकेशन ऑफ, चाहे कोई हिंदी मीडियम का चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम का, दोनों आगा बढ़ दूर कर जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यानी जो भी हमारी भौतिक राशियां हैं, उनको हम लोग किस किस हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो जो भी हमारी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, उनको हम लोग है दो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग कौन सा है, दिशा और परिमाण के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। लिखेंगे सभी साथी, पहला भाग कौन सा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब ही ये होता है कोई ना कोई फिक्स वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसको हिंदी में लिखेंगे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ किसका, डायरेक्शन, यानी दिशा और परिमाण। परिमाण का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड कोई फिक्स वैल्यू, परिमाण के आधार पर, ठीक है। इस आधार पर क्या है, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, यानी कि मैंने आपको क्या बोला, जो भी हमारी भौतिक राशियां हैं वो दो भागों के अंदर डिवाइड है। पहला भाग कौन सा हो गया, आपका दिशा और परिमाण के आधार पर। अब जो दिशा और परिमाण है, इसके आधार पर जो हमारी भौतिक राशियां वो दो भागों के अंदर डिवाइड है। कौन कौन से दो भाग हैं जी, पहला भाग है, आओ इसी के आधार पर है। पहले भाग का नाम है जी स्केलर क्वांटिटीज, लिखेंगे सभी साथी, स्केलर क्वांटिटीज, हिंदी के अंदर भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। और दूसरे का हमको नाम देखने को मिलता है जी वेक्टर क्वांटिटीज, ये पेपर के अंदर पूछी जाती है, तभी तुमको करवाने लग रहा हूं। डी ग्रुप के सारे PYQ करवा दूंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड सारी थ्योरी करवा दूंगा, यो करे पास तारा बड़क रहो, डी ग्रुप में जाओ सारा सौदा ने खिंडा दोगे, टेंशन ना लो। तो
सर पिछली बार डी ग्रुप में 1 नंबर से रह गया था, अब की बार हो जाएगा भाई संदीप मोर पास, टेंशन ना ले तो। ठीक है, अब जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज है इनको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। जो साथी हिंदी मीडियम को लिख लो अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि, यो अदिश हो गया तो इसका उल्टा बन जाएगा सदिश। ठीक है, हिंदी का मैं थोड़ा और अच्छा था समझ में आवा तारा। देखो सदिश का मतलब हो गया जिसमें तारा दिशा गेल हो, सैदिश। ठीक है, दिशा मेरा गेल चाल लगी। ठीक है, दिशा छोरी का नाम नहीं है, दिशा डायरेक्शन का नाम है। ठीक है, अदिश का मतलब हो गया जो दिशा का गेल ना चाल, जो दिशा नाप का गेल नहीं लेके चला वो अदिश हो गया। जो दिशा नाप का गेल लेके चल लगा वो आपका सदिश हो गया। इंग्लिश में बोला तो स्केलर, यो स्केल बने रह गया, चुपचाप स्केल बन गया। ठीक है, बोले मेरा गेल दिशा तो है, बिना दिशा तो यार स्केल के डाल दूं, फुट्टा ही डाल दूं, पड़ा रहेगा। ठीक है, वेक्टर का मतलब हो गया सदिश, यानी दिशा गेल है तो बोला वी विनर बन गया भाई, मैं तो दिशा मेरा गेल, ये तो मेन मकसद था, दिशा पटा ली। ठीक है, ओके बिल्कुल भाई। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज बोलते किसको हैं? ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जिनको दर्शाने के लिए आपको दिशा की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जिनको दर्शाने के लिए क्या है, आपको डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि जो आपका परिमाण है, सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़े। मैग्नीट्यूड परिमाण का होता है एक फिक्स वैल्यू की जरूरत पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जी स्केलर बोलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, ऐसी क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का मतलब ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जिनको दर्शाने के लिए, जिनको दर्शाने यानी कि शो करने के लिए, शो करने के लिए दिशा यानी कि डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा तुमसे, सिर्फ ये समझाने के लिए बताना, जरूरत ना पड़े, केवल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है जी? परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की जरूरत पड़े, तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? ऐसी राशियों को बोलते हैं जी हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी यही कहानी रहेगी, मेन चीज तुम समझो, इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको केवल आपके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, एक बार के लिए मेरे को बताओ। ठीक है सर, फॉर्म जनरल से भरने में फायदा या ईडब्ल्यूएस से? ग्रुप डी का भरने लग रहे तो ईडब्ल्यूएस से भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल पूछा था पेपर के अंदर, यही आया था डी ग्रुप के पेपर के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी, अभी तुम्हें प्रश्न भी करवाऊंगा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या जी? एग्जाम्पल देखो एक बार समझ लोगे ना तो हम एग्जाम्पल तो हम खुद भी बता दोगे। उदाहरण के लिए होगा जी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस है तारी, डिस्टेंस क्या है तुम्हारी? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके जी, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। स्पीड होगी, स्पीड, स्पीड भी क्या एक स्केलर क्वांटिटी? कैसे? तुम देखो स्पीड, मान लिया मैंने कहूं मेरी स्पीड 40 की है, मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही स्पीड का जान ला रहा हूं कि मैं नुक इसका मैं आप दर्शान खातर नु चाहिए भाई वो पूर्व दिशा की तरफ 40 की स्पीड से जाने लग रहा है, पश्चिम में तो 50 की हो जाएगी, ऐसा तो नहीं दिखाते ना, सिर्फ यही दिखाते भाई 40 की स्पीड का जाने लग रहा है, इतना ही दिखावा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई 2 या 3 राय नहीं है। ठीक है, इतना ही तो कंसेप्ट है मेन, और तो इसका में कुछ है को नहीं। ठीक है, दूसरा होगा आपका मास। क्या आपको मास को, मास के लिए भी दिखाना पड़ता है? हाँ भाई 60 किलो उसका मास है पूर्व दिशा में, ऐसा कुछ हुआ है पूर्व दिशा में 60 किलो मास नहीं, उसका वजन 10 किलो है पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में 10 किलो वजन, ये तो कुछ भी नहीं बना। समय, टाइम, क्या टाइम के लिए, समय के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ती है? पूर्व दिशा में 5 बजे हैं, पश्चिम दिशा में 6 बजे, कभी ऐसा बताते हो जी? बिल्कुल नहीं बताते। ठीक है, तो टाइम भी क्या हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। ठीक है भाई, इसकी वॉल्यूम कितनी, इसका आयतन कितना, क्या इसके लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ती है कि पश्चिम दिशा का मैं तो भाई इसकी वॉल्यूम 300 थी और पूर्व दिशा में इसकी वॉल्यूम 200 हो गया, ऐसा पड़ता है जी? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस आता, वो आता जी इलेक्ट्रिक करंट। लिख लो इसको, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना,
इसके पास दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी के अंदर शामिल किया जाता है। ऐसा क्यों जी, इसका क्या रीजन है? और एग्जामिनर ये बहुत बार पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट और स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। बच्चा नु सोचेगा मास्टर तो नु बताई थी जिसका गेल दिशा हो उस गेल तो वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब आपका करंट देखोगे तो करंट का मतलब भाई जैसे नो क्या कर, करंट है इस तार की दिशा में जाना, करंट नु तो कौन हवा में उड़ सी का, करंट तो तार की दिशा में जाओगा। 5 एम्पियर करंट इस तार की पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी उसके लिए तो डायरेक्शन की जरूरत अपने को पड़ेगी जी, बिल्कुल पड़ेगी। लेकिन करंट को फिर भी क्या है, स्केलर के अंदर मापा जाता है, क्योंकि ये फिजिक्स के लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसके पास दिशा तो है लेकिन ये फिजिक्स के लॉ कानून को फॉलो नहीं करता, तो हम इसको स्केलर के अंदर ही मानते हैं। उदाहरण के लिए कोई नर है, ठीक है, वो मान लिया उसके साथ दिशा है, दिशा नाम की कोई महिला मित्र है, ठीक है, लेकिन वो भारतीय कानूनों को फॉलो नहीं करता, तो हम उसको विवाहित कैसे मान लें? नहीं मानेंगे ना। तो वही सेम सिस्टम, इलेक्ट्रिक करंट एक एक्सेप्शनल केस है, इसको पक्का याद रखना, एग्जामिनर पूछता है। अब देखो इसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर के अंदर आया था, ठीक है, वो तुमको करवाता, तुम देखोगे ना तुम्हारे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा कि हाँ जी ये आपने जो करवाया है तो बहुत अच्छा पर्सन है। देखो सीईटी ग्रुप डी का जो तारा 2023 का मैं पेपर आया था उसका मैं पर्सन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि, तुम खुद बताओ। अभी अभी आप इन्हें पढ़ा, कौन सी है? मोमेंटम है जी, नहीं है, तो अभी आप इन्हें पढ़ा नहीं। फोर्स है जी, नहीं पढ़ा। वेग नहीं पढ़ा। द्रव्यमान पढ़ा, अभी पढ़ा था। मास 50 किलो मास तेरा पश्चिम दिशा में, ऐसा कुछ हुआ जी? बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। एक और है, ये वेक्टर वाला भी करेंगे, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं? सीईटी ग्रुप डी 2023 के अंदर प्रश्न आया हुआ है एज इट इज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट है, अभी ये तो और आगे का सिस्टम रह रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पेपर के अंदर यही पूछे आपको, ये चारों पांचों जो मैंने आपको बताई क्वांटिटी, ये आपके याद होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को पक्का याद रखना, एग्जामिनर इलेक्ट्रिक करंट देखो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आगे उसने वेक्टर ठोक के आएंगे, ठीक है, सदिश ठोक के आएंगे। ओके, चीजें क्लियर है? अब आओ आगे, यानी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि आपके मेरे हिसाब से हर एक साथी क्लियर होगी, फिर आप आगे चलना। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेप्शनल केस है, वेरी गुड भाई, सबका बिल्कुल सही है। मेरे को एक और चीज बताओ, अभी तक जितना समझाया समझ में आने लग रहा हुआ तुम्हारे? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगला पेज में पढ़ लिया, अगला पे पढ़ लियो जी, क्या बात होगी, अपना बोर्ड है, चलो कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पे आते हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश, यानी जिसका गेल दिशा है, जिसका गेल दिशा होगी वह नो करी पाओगी, नो वी से बनेगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको दिशा की भी जरूरत पड़े। चीजें समझ में आई? स्केलर के अंदर क्या था, स्केल की डालनू पड़ा था, जिसका दौरा सिर्फ आपके मैग्नीट्यूड है, कोई दिशा नहीं है। जिसके साथ दिशा है कि दिशा आंधी है, वी बन गया, वेक्टर बन गया, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, ऐसी भौतिक राशि यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको व्यक्त करने के लिए हमें किस की जरूरत पड़े? हमें मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? परिमाण, मैग्नीट्यूड प्लस हमें डायरेक्शन का मतलब हो गया दिशा, ठीक है। यानी जिसको व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की जरूरत पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब कैसे? आओ इसके उदाहरण और देखो। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछे, उदाहरण पूछते हैं। उदाहरण के लिए हो गया आपके पास फोर्स का मतलब हो गया बल, ठीक है। सुना हुआ आप लोगों ने कि मोहन है, अब जैसे मान लिया मैं भाई मोहित है, फोर्स लगाने लग रहा है, भाई मैं फोर्स लगाऊं, मैं जोर लगाऊं, कड़े लगाऊं, जोर जगह तो मेरे बता दो भाई, मैं दीवार पर जोर लगाऊं हूं, पाछा पर जोर लगा रहा हूं, ठीक है, कड़े गेट पर जोर लगा रहा हूं, कड़े जोर लगा रहा हूं, इस कैमरा पर जोर लगा रहा हूं, कड़े जोर लगा रहा हूं, किसी दिशा का मैं भी जोर लगा रहा हूं। भाई मोहित है, उसको 5 न्यूटन फोर्स से पूर्व दिशा की तरफ जोर लगाए हुए धकेलने लग रहा है। तो फोर्स को दर्शाने के लिए, बल को दर्शाने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, फोर्स आप ऐसे नहीं दर्शा सकते, ठीक है, उसके लिए आपको क्या है? दिशा की जरूरत पड़ेगी। फिर आता आपके पास डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट को बोलते विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है जी, तुमको आगे बताऊंगा जब ये स्पीड वाला चैप्टर कराएंगे जी, ठीक है। ये भी बताने का कोई फायदा को नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम भूल जाओगे। डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे छोटी से छोटी दूरी, घूम फिर की पहला और आखिरी पॉइंट का बीच की दूरी। जैसे मान लिया तामियो ए पॉइंट है, ए पॉइंट तो उन्होंने घूमना स्टार्ट करे और घूम घाम के अरे बी पॉइंट पा के रुक गए। इब तारपन पूछ ले इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस तो यह होगी भाई आदमी यहाँ से ए से गया है ऐसे 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 इतने इतने इतने, ये तो होगी हमारी डिस्टेंस। मान लिया डिस्टेंस होगी टोटल आपकी 90 किलोमीटर, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जो ए और बी के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है, ए बी के बीच की छोटी दूरी तो यह है इतनी सी, या क्या मेरा सारी 1 किलोमीटर की, तो यह जो 1 किलोमीटर ना यानी ए और बी के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है उसी को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुमको आगे जब करवाऊंगा, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा चैप्टर आएगा उसका मैं बता रहा और अच्छा था समझ में आएगा, ठीक है। फिर हो गया एक हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे स्पीड होती, स्पीड की तरह वेलोसिटी होती, वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग, ठीक है। वेग भी क्या है हमारी, इसके लिए भी एक दिशा की जरूरत पड़ती है, भी क्या हमारी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी के अलावा हो गया आपका मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम भी क्या हमारे पास, मोमेंटम भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग। लिख लो भाई हिंदी मीडियम वालों, मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलेंगे जी, संवेग बोलेंगे। संवेग भी क्या हमारे पास एक जी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके जी। इसके अलावा एक और आता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर का मतलब ऑटोमेटिक एंगल है, ठीक है। एंगल होगा तो सीधी सी बात है आपके पास क्या होगा, एंगल के साथ तो सीधी बात दिशा तो आओगी भैया, नो एंगल बने रहे, तो एक पूर्व दिशा में एंगल, एक पश्चिम दिशा में एंगल है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, लिख लो, तो हम ये पूछे जाओगे भाई तभी करवाने लग रहा हूं, नहीं पाछा रहोगे बेबे बर्गा मुंह करी हांड होगे जी, कहां से आ गया क्या कुछ हो गया हमको पता ही नहीं लगा, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता, वो भी हमें इसी के अंदर देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो भी हमें इसी के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। सारा चैप्टर करवाया जो जमानो दिमाग का मैं सारा सेट हो जाता हम लोग को स्वाद दे आएगा। चुंबकीय तीव्रता, इसके अलावा बात करें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यानी विद्युत तीव्रता, ठीक है। बस यही है आपकी कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। देखो फर्क, अगर इलेक्ट्रिकल करंट पूछ ले हुआ है, करंट क्या है स्केलर है, और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पूछ ले हुआ है यानी विद्युत तीव्रता पूछ ले हुआ है, तो ये क्या है, ये आपकी वेक्टर है यानी कि सदिश है, ठीक है, विद्युत तीव्रता। चीजें समझ में आई या नहीं, ये सारी की सारी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी यानी कि हमारे पास सदिश राशियों के अंदर शुमार है। चीजें समझ में आई या नहीं, एक बार के लिए मेरे को बताओ, बताओ चीजें समझ में आई, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल करते हैं जो PYQ के अंदर आया हुआ है। आओ देखो, 2 प्रश्न, आप एक ही प्रश्न है, ये करो, सदिश राशि का उदाहरण बताए। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है। मास मैंने आपको बताया था, क्या हमारे पास स्केलर है तो कट गया आपके पास। टेम्परेचर तापमान, तापमान क्या किसी दिशा के अंदर नापते हो जी, बिल्कुल भी नहीं, ये भी कट गया। लंबाई क्या आप किसी दिशा के अंदर नापते हो जी, बिल्कुल नहीं, हरियाणा पुलिस के अंदर आया, ये भी कट गया आपके पास। वेलोसिटी बच गया, V से वेलोसिटी, V से वेक्टर, ठीक है। पहले बता दो, V से वेलोसिटी, V से वेक्टर, यानी वेलोसिटी होती है वो हमारी दिशा के अंदर मापते थे, यानी वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या हर एक साथी के समझ में आया। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अगर पेपर के अंदर आती है तो इजीली लपेट दोगे या नहीं लपेट दोगे, एक बार के लिए मेरे को बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। सर जी साइंस वाला मास्टर कित गया भाई, साइंस वाला सर है, बहुत सारे बच्चों की शिकायत आई थी, नो बोले जी हमको समझ में नहीं आने लग रहा सर, कुछ ज़्यादा डीप करवाने लग रहे हैं, आप करवा दो। तो कोई बात नहीं भाई, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो साइंस वाले सर इस चीज़ को दिल पे ले गए, बोले जी आप पे करवा लो, तारे वाला कालो। क्लियर हुआ भाई, ठीक है। अब आप इन्हें क्या पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, आओ आप इन्हें नू पढ़ा था, खड़ा गया है, आप इन्हें नू पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां क्या होती है जिनको हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जिनको मेजर कर सकते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। स्पीड को माप सकते हैं, टेम्परेचर, मास, समय, सबको माप सकते हैं जी, बिल्कुल। और एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कोई वैल्यू होगी फिक्स और एक उसकी यूनिट होगी, ठीक है, उससे मापते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 टाइप की है। पहले नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण के आधार पर, ठीक है, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड है ओनली वह स्केलर होगी, अदिश होगी, और जिसका मैग्नीट्यूड का गेला डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि आपका परिमाण के साथ आपकी क्या दिशा भी है, तो वो वेक्टर होगी। स्केलर पढ़ लिया आपने, वेक्टर पढ़ ली, दोनों के उदाहरण पढ़ लिए जो कि एग्जामिनर पूछता है, ठीक है जी। अब ये तो मैंने एक टाइप कर लिया पूरा। अब हम लोग इसी भौतिक राशि का जो वर्गीकरण है इसका अब हम लोग दूसरा टाइप करेंगे। आओ
एक सेकंड रुको, दूसरा टाइप के ऊपर आते हैं हम लोग। दूसरा टाइप यानी किस आधार पर, और हमने इनको बांट रखे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन के आधार पर। दूसरा टाइप क्या है? इकाई और मापन के आधार पर, मापन के आधार पर, ठीक है। इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, इकाई को बोलते यूनिट, ठीक है। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापना, यानी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, यहीं पर लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। भाई इसके भी आप पर हमने जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इसको हमने किन किन भागों के अंदर बांटा है। पहले नंबर पे आती है हमारे पास, लिखेंगे सभी साथी, फर्स्ट नंबर पे आती है हमारे पास कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। लिखेंगे सभी साथी क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी हिंदी के अंदर भी लिखूंगा, टेंशन ना लो, तारा सारा समझ आओ तो हम टेंशन ना लो। क्लास खत्म होगी ना, उसका बच्चा सिंगल वन बच्चा भी सा नहीं पाओगा, कंपटीशन इतना है तो डीप ही सही है। अरे तुम टेंशन ना लो यार, सब होगा, दीपक सर भी करवाएंगे, हम टेंशन ना लो, तो हम इस चीज के ऊपर ध्यान दे रख लो, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल देते हैं इनको, या फिर बेस क्वांटिटीज भी बोल देते हैं। बेस मैं भी डी पे करवाऊंगा, ऊपर ऊपर हुआ मैं कौन करवाऊं, बालक बड़का फर्क हो जाए, बड़का ना मेरी आदत पड़ रही है तो ये मेरे पे पढ़ना चाहूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज, जिसको आप भी बोल देते हैं मूल राशियां, हिंदी में क्या बोल लेंगे? मूल राशियां, ठीक है। ये कौन सी होती है ये और समझाओ हमको। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका क्या कुछ मैटर होता है? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, किसी के ऊपर भी निर्भर ना हो, उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी कि ये जामणु हैं। इब तो हमने देखा होगा। अब जैसे मान लिया, अब तुमको एक मैं यूट्यूब का उदाहरण देता हूं, चलो। जैसे मान लिया एक तो मैंने खुद का यूट्यूब चैनल खड़ा करया, ठीक है, और मैं खुद उस पर पढ़ाऊं, मतलब मैं किसी और के ऊपर निर्भर को नहीं, ठीक है। एक मान लिया कि मैं ऐसे हो गया, भाई मैं हूं, भाई मना मेरा चैनल खोल रखा है, मेरा चैनल चले को नहीं, कुछ भी लगा लो, और मैं किसी और यूट्यूब चैनल वाले के साथ जुड़ जाऊं, यानी मैं अपना चैनल चलाने के लिए उसके ऊपर निर्भर हूं, या फिर अपने आप को चलाने के लिए उस व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर हूं, दूसरे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, यानी ऐसे व्यक्तित्व जो कि खुद के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें किसी और की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं, जो अपने आप में स्वतंत्र है, उसको भी क्या बोलते? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते, मूल राशियां बोलते। चीजें समझ में आई या नहीं है? लिखेंगे सभी साथी, वे भौतिक राशियां, वे फंडामेंटल, वे फिजिकल क्वांटिटीज, वे फिजिकल क्वांटिटीज जो स्वतंत्र होती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कि जो किसी और राशि के ऊपर या किसी और क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं हो, स्वतंत्र होती हैं, या फिर जो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर ना हो, क्वांटिटी पर निर्भर ना हो, ठीक है। ये कैसी होती है थोड़ा समझाओ जी। यानी जो खुद ऑटोमेटिक बनी है, जामणु बनी है भाई, ठीक है, इनना किसी और की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम। क्लास हाँ बाद में लगा लेना भाई, जिसके नेटवर्क प्रॉब्लम आओ, मीनाक्षी हो रहा हूँ, बाद में भी हो जाएगी, इसी पे मिलेगी तुमको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लव केस का बिल्कुल सही, दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये हमारे पास गिनती में मिलती है टोटल 7, ठीक है। टोटल कितनी होती है ये? टोटल होती है जो हमारे पास 7। कौन कौन सी है ये समझाओ हमको। ये देखो भाई, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। ये अपने आप ही खुद मतलब उत्पन्न हुई। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हमारे पास साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, कौन कौन सियां हैं। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल है लेंथ, टेम्परेचर, भी इसके अंदर आपको समझ दे। पहले जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि जो आप लोगों की बेस यूनिट है, वो आपकी कौन सी फंडामेंटल, यानी जो मूल राशि हो कौन सी? एक तो मास। मास क्या है? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी इसको बनने में किसी दूसरे व्यक्तित्व की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक
ठीक है। मास है, जामणु है, जामणु इब तांपा तो तारा वजन है कि वजन ती बनाने खातर किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़े। हाँ भाई वजन बनाना भाई मना 10 कपड़े और पैर लूं मैं, नू थोड़े ना हुआ है। तो वजन बनाने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप में बना हुआ है। तो मास क्या है? मास एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। आपको बकायदा इसकी यूनिट याद रखनी जिसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम के अंदर, और इसका जो सिंबल है यूनिट का उसको कहते हैं केजी। मास को किलोग्राम के अंदर ही नापते हैं। तेरे में कितना वजन है? 50 किलो है जी, 70 किलो है जी, 80 किलो है जी, वेरी गुड। दूसरी आते हैं हमारे पास लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, ठीक है। लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर के अंदर। किलोमीटर ना ठोके यो भाई, आपसे पूछा जाता है कि लेंथ है, लेंथ को हम लोग किस चीज के अंदर मापते हैं? मैक्सिमम बच्चे किलोमीटर ठोके हम, फिर बेबे बर्गा मुंह करी हांडी जा। तीसरे नंबर पे आती है टाइम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं समय। समय को किसमें मापते हैं जी? सेकंड के अंदर मापते हैं। यहाँ पर मिनट या फिर घंटा मत लिखे आना, ओके जी। चौथे नंबर पे आता है टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर, तापमान। तापमान को केल्विन में मापेंगे, डिग्री सेल्सियस मत लिखाना, इसका सिंबल के होता है, याद रखना। अगला आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, इसका सिंबल होता है ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पूछता बहुत बार, क्या होती है? एम्पियर ए। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग कैंडेला के अंदर मापते हैं, इसका सिंबल होता है CD। और सातवें नंबर पर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग मापते हैं मोल के अंदर, और इसका सिंबल होता है MOL। तो ये 7 हमारे पास क्या? 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी कि मूल राशियां हैं। एग्जामिनर यही पूछता है। अब इनको बनाने में किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। क्या तापमान को बनाने के अंदर, तापमान को अगर आप उत्पन्न करते हो तो उसके लिए क्या आपको दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अभी तुम्हारे क्या पता थोड़ा सा समझ में ना भी आया हो, लेकिन अभी मैं इसका जब दूसरा पार्ट करवाऊंगा ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो दूसरी आपको क्वांटिटीज करवाऊंगा, फिर तुम्हारे जिसको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, फिर तुम्हारे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? जिनको बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़े। कैसे जी? जैसे फोर्स है, बल है। बल किसको बोलते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। मास चाहिए, मास के साथ हमें दिशा चाहिए, जोर चाहिए, ठीक है। मास आपका यहाँ का हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका स्पीड हो गया, जो भी है, ठीक है। ये हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, तब जाके क्या हमारा फोर्स बनता है। यानी फोर्स को बनाने के लिए हमने क्या है, हमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, उसको हम लोग डिराइव्ड बोलेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे। पहले तुम्हारे ये 7 याद होने चाहिए, 7 तो याद हुई नहीं, बार दोबारा देखो। वजन मास किलोग्राम के अंदर, तापमान केल्विन के अंदर, दूरी मीटर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ लेगा 3 हो गए ना, दूरी होगी, समय टाइम सेकंड के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट, करंट हो गया आपका एम्पियर के अंदर, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको किसके? कैंडेला के अंदर। बहुत बार ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को किसमें मापते हैं? मोल, मोल के अंदर। के मोल है भाई, तेरा गात का के मोल, कोई मोल नहीं भाई, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो। तो सातों की सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज तुम्हारे याद होनी चाहिए। अब देखो पेपर के अंदर क्या प्रश्न आया था, देखो ये रहा। आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए। रेलवे ग्रुप डी के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी? कौन सी? देखो अभी अभी पढ़ा मास। मास की क्या यूनिट थी? मास की क्या यूनिट थी? किलोग्राम। स्पीड है क्या? नहीं जी, स्पीड तो नहीं थी। टेम्परेचर था, तापमान की क्या थी? केल्विन थी जी, ठीक है। लेंथ की क्या थी? मीटर थी जी, बिल्कुल थी जी। तो ये तीनों के तीनों तो क्या थे? आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, लेकिन स्पीड नहीं थी जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। सी क्या है हमारा? आपका ये क्या है? ये आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्या हर एक साथी ये क्लियर हुआ है? नहीं हुआ। रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर आया था। सारे प्रश्न विद PYQ, विद थ्योरी, सारी चीज करवा दी। पेपर का मैं नंबर उड़ाएगा नहीं, ठीक है। मेरे को ये बताओ, यहां तक के जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाए हैं, हर एक साथी के समझ में आए या नहीं आए? फिर मैं आगे चलूंगा। इतना हर एक साथी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब हमारे पास मैंने क्या बोला कि हमारे पास ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, टोटल कितनी होती है? 7। अब ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनके साथ हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। ये 2 क्या होती है हमारे पास? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती हैं। कई बार क्या पता पूछ ले, डीप करवाने लग रहे हैं तुमको थोड़ा सा, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ क्या 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती है। इसके अंदर क्या? एक तो समतल कोण, एक ठोस कोण, ठीक है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। इनकी यूनिट पूछेगा, इसको याद रखना। कौन कौन सी होती है? एक तो पहले नंबर पर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं समतल कोण, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस कोण, ठीक है।
तो दो टाइप की आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं, ये भी कहां पर होती है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही पार्ट है। ओके जी, इसकी यूनिट पूछेगा आपसे, इसकी यूनिट क्या है? तो अगर आपसे पूछ ले प्लेन एंगल, सपाट एंगल जमा समतल हो रहा है, तो इसकी यूनिट होती है हमारे पास रेडियन। ठीक है, रेडियन को किस तरीके से दिखाएंगे? RAD के माध्यम से। इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल क्या होगा इसका होगा जी RAD, ये इसका सिंबल होगा रेडियन का। ठीक है जी, अगर आपसे पूछ ले सॉलिड एंगल, से सॉलिड एंगल और से इसकी क्वांटिटी बन जाएगी स्टीरेडियन। ठीक है, क्या बन जाएगी? स्टीरेडियन। ठीक है, ये इसकी वाज बस रेडियन का आगा STE लगाना, सॉलिड का नाम का लगा दिया ST। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है जी SR। ठीक है, ये दो और याद रख लेना। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताई? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी मूल राशियां जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होती, जो कि अपने आप में बनी है, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7 है जी, सातों के बारे में आपने पढ़ लिया, उनकी यूनिट पढ़ ली। ठीक है, इसके अलावा दो हमारे पास क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। उनके नाम क्या क्या है जी? एक का नाम प्लेन एंगल, एक का नाम सॉलिड एंगल है जी। प्लेन एंगल की यूनिट क्या है जी? प्लेन एंगल की यूनिट हमारे पास रेडियन। सॉलिड की उसके अंदर ऐसा लगा देना स्टीरेडियन। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अगर अब भी क्लियर नहीं हो तो वो भी कौन भाई बताओ। रितु हेल्पलाइन नंबर उस पर मैसेज करके पूछ ले। तो मेरे को ये बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, वेरी गुड भाई दीप, कपिल, ओके जी हो गया क्लियर। क्लियर ही होना चाहिए वैसे, क्लियर है ना हर एक साथी के? डाउट कहां पर सेंड करें? आंसू, अरे मेरे भाई इबे तो शुरू करी है क्लास, इबे पहला डाउट आ गया कि ये क्लास के वो बालक है, तामना देखा होगा जो क्लास का एक आधा बालक होगा ना, जिस टाइम में कॉलेज में पढ़ा करता हमारी क्लास में था एक बालक, उसका दिक्कत रहा करती, बोला डाउट लूंगा। कई बार तो मास्टर क्लास में बढ़िया करता, जो पहला ही दिन था कॉलेज का, मास्टर क्लास में बढ़िया बड़े दिन बोला जी सर जी डाउट है। अरे मास्टर ने बोला अरे भाई पढ़ाया 2 अक्षर गोरी, उस तो पहला ही डाउट हो गया, बता भाई क्या डाउट है? नो बोला जी आप चल के क्यों आए हो, आप तो प्रोफेसर हो, आपको तो यहाँ तक भी बाइक पे या गाड़ी में आना चाहिए था। मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति तो, अरे ये शुरू भी कौन है ढंग से, उस तो पहला डाउट, बोला डाउट कहाँ पर भेजे? अरे ये तो लाइव क्लास चला, पूछ ले मेरे भाई अगर कुछ समझ में ना आता तो। यहाँ पर बोलो आप कमेंट, ये लाइव क्लास का यही तो फायदा होता है कि आपको कोई डाउट आप पूछो। और अभी तक मेरे हिसाब से कोई डाउट होना भी नहीं, अगर फिर भी है तो पूछो भैया, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे मेरे भाई। ठीक है, और आपको जैसे मैथ वाले सर है ना, जो अभी सुबह 9 बजे मैथ वाले सर की क्लास हुई, 11 बजे रीजनिंग की हुई थी, वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर लिखा मिला ऊपर। ठीक है, वहां पर मैसेज कर देना, सर डाउट ग्रुप में जोड़ लेंगे। ओके, हेल्पलाइन नंबर रितु 81 688 45 241। ठीक है, 81 688 45 241। आगे चलूं भाई, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? मैंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन के आधार पर हमने 2 हिस्सों के अंदर बांटा। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज था, दूसरा हमारे पास अब हम करेंगे, दूसरा कौन सा होएगा? दूसरा हमारे पास होगा जी डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। लिखेंगे सभी साथी। दूसरी क्या गया हमारे पास? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती है जी, ये समझाओ जी हमको। व्युत्पन्न राशि, देखो नाम के अंदर ये व्यू उत्पन्न, यानी जो किसी और से उत्पन्न होया हो, उन्हीं को तो हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका जन्म है फंडामेंटल क्वांटिटीज की वजह से हुआ है, यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनका जन्म है मूल राशियों की बदौलत होया है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको व्युत्पन्न राशियां यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, समझाऊंगा, टेंशन ना लो, एक बार के लिए लिखो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, तुमको है ना दोनों मीडियम के अंदर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर भी बाकायदा हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे, हिंदी मीडियम के अंदर भी मिलेंगे, साथ में आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, यानी एक बुक की तरह का सारा कंटेंट मिले। आराम से प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ते रहना, कोई भड़क ही नहीं है। ठीक है, यहां पर सिर्फ समझो तुम अच्छे से ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बैच के अंदर तुम जाओगे ना, तो जैसे जो भी वीडियो होगी ना, इस वीडियो के साइड में 2 पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। एक पे दबाओगे तो ये बोर्ड वाली पीडीएफ खुल जाएगी, दूसरी पे दबाओगे तो हैंडरिटन नोट्स वाली पीडीएफ खुल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको
उत्पन्न करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़े। फंडामेंटल का मतलब हो गया हमारे पास जो मूल राशियां हैं, क्वांटिटीज यानी कि जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों का सहारा लेना पड़े। तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, यानी जो अपने आप ऑटोमेटिक नहीं उत्पन्न होती, उनको बनाने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था क्या, फोर्स क्या होता है जी? फोर्स होता है जी बल। ठीक है, अब बल डायरेक्ट उत्पन्न नहीं होता, बल आपका दो चीजों की वजह से उत्पन्न होता है। मैंने बताया था, एक तो आपको फोर्स यानी कि जोर लगाने के लिए एक तो आपके पास होना चाहिए मास यानी दम होना चाहिए, एक एक्सेलरेशन यानी कि एक दिशा के अंदर एकदम। अब तुम खुद देखो, मैं बोर्ड है, मैं इस बोर्ड पर जोर लगाऊं, ठीक है, तो इस जोर की वैल्यू जीरो है क्योंकि बोर्ड सरकने नहीं लग रहा। जब तक फोर्स क्या, फोर्स आपका जीरो रहता है जब तक वो चीज सरके नहीं, यानी आपको क्या थोड़ा सा सरकाओ, थोड़ी सी दूरी चाहिए, थोड़ा सा एक्सेलरेशन चाहिए, फोर्स आपका तभी जनरेट होगा। ठीक है, मैं इस दीवार के ऊपर मैं जोर लगाऊंगा ना पूरा दिन, अरे यार दीवार से 1 इंच भी ना हली तो आपसे कोई पूछ लेना तेरा फोर्स कितना, तेरा तो मेरा फोर्स जीरो माना जाएगा। चीजें आई समझ में? क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ही कौन करी मना, चीजें समझ में आई? तो यानी फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है जी मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास क्या है? मास अभी आपने पढ़ा था, मास क्या हमारे पास? मास है जी हमारे पास कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी तो पढ़ा था ये मास, ये क्या थी? ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मूल राशि थी। हमने क्या बोला? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को उत्पन्न करने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़े। ठीक है, तो हमने फोर्स को उत्पन्न करने के लिए मूल राशि का सहारा लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा? जी बिल्कुल लेना पड़ा है। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी? एक व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिक प्रकृति ने इसको जन्म नहीं दिया। ठीक है, इसको जन्म देने के लिए क्या है? आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। कब मिलेगी सर पीडीएफ? संदीप कुमार तू आ जा भाई, तू घर आ जा, मारा आड़ा की पहला तन्ना ही दूंगा भाई पीडीएफ, तेरी गोज में गायल दूंगा पीडीएफ। ठीक है, अरुणा ले जा, पहला तू पीडीएफ ले जा यार, सारा सुद्धा पच्छा बात कर रहा है। पहले संदीप कुमार की पीडीएफ दो भाई जल्दी से जल्दी संदीप कुमार के पास पीडीएफ पहुंचाओ। बाकी आप क्लास को छोड़ो, तो हम पीडीएफ इस भाई ना जरूर दो सबसे पहले भाई। तुम इसी बात क्यों करया करो रहे? मेरा सच्ची बताऊं भाई, दिमाग जमानू पैट गया। ठीक है, ये जो मेरा वो है ना हेल्पलाइन वाला बंदा, वो नुका जी चाहे आप मेरे 1 लाख रुपये महीना ही दे दो, मैं तो भी हेल्पलाइन वाला काम कौन करूं, इतना दिमाग पैट दिया। एक छोरी का मैसेज आया, नू बोली जी मना क्लासा की टाइमिंग शो नहीं होने लग रही, बैच का मैं स्पेशल फोटो तैयार की भेज दिया, मैं देख ले मैं सब तो ऊपर देख, मैं मैथ की क्लास का टाइमिंग रहा बस सुबह 9 बजे, रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग रहा 11 बजे, साइंस की क्लास का रहा 1 बजे। देख नू बोली जी मेरे वाले में नहीं दिखने लग रहा। अरे महा तेरला में क्यों कौन दिखने लग रहा बेबे, सारी धरती पर दिखने लग रहा, तू के न्यारी चांद की परी है। फिर मैंने दोबारा भी भेजा, मत जी अब देखो जी विस्तार पूर्वक ध्यान से देखो। नू बोले जी हाँ जी अब दिख गया। फिर नू बोलिए चलने नहीं लग रही जी। अरे मेरी माँ टेम लिख रखे है 9 बजे चल लगी या 11 बजे चल लगी या 1 बजे चल लगी, अब सुबेरा 7 बजे मैं कुकर चलाऊं तेरे खातर। कुकर के होता हम चून खाओ और कि में खाओ, मेरे तीनों तो बता दो। अरे तो नहीं खान लगे डांगराड़ा, इसी बात कर देंगे जमानू ईसानू कई बार तो शायद छुआ हुआ है जो भाई बेरा नहीं के कर दे। ठीक है, फोर्स हो गया क्लियर। फोर्स क्या होगी हमारी? फोर्स एक, अरे मजाक कौन करता है यार सुशील, मैं तेरा पास स्क्रीनशॉट ग्रुप में गेड़ी के दिखाई दूं व्हाट्सएप चैट के। ठीक है, इसे एकता बढ़ की एक है, मतलब महारत ही समझो दाम। जमानू दिमाग का गोबर कर दे हैं आदमी जमानू चिड़ मास जाए इसी बूंदे, बस पूछो ना दाम बिल्कुल। फिर हमारे पास सेकंड कौन सा? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी हमारी इसी के सहारे से उत्पन्न होती है। ठीक है, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ठीक है, इसको भी उत्पन्न करने के लिए हमें यही चाहिए डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ठीक है, आपने सुना इसकी डेंसिटी कितनी है? सॉरी, द्रव्यमान तो वॉल्यूम होता है, घनत्व। द्रव्यमान तो वॉल्यूम होता है, घनत्व बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी को क्या बोले? घनत्व। इसका घनत्व कितना है, यहाँ पर कितनी भीड़ है। ठीक है, हीट हो गया, हीट गा हीट मा ये कोने आई। ठीक है, तो हीट भी क्या है? हीट का मतलब हो गया उष्मा। ठीक है, ये भी हमारी इसी के अंदर आती है, हीट को बोलेंगे उष्मा। इसके अलावा पावर होगी हमारे पास, पावर को उत्पन्न करने के लिए आपको फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी। पावर का मतलब होता है शक्ति, तेरा में कितनी पावर है, कितने घोड़े पावर है। ठीक है, कितने हॉर्स पावर का इंजन है भाई तेरा, बता फटाफट से। 1000 हॉर्स पावर का है जी।
शरारती तत्व क्लास के अंदर से बाहर निकलो। अगला आता है जी हमारे पास एनर्जी। एनर्जी किसको बोलते हैं जी? ऊर्जा को बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा भाई, ऊर्जा भी क्या हमारी, ये भी हमें उत्पन्न करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन हो गया, देखो एक्सेलरेशन ये था तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको त्वरण। ये तुम्हारी जो टर्म है ना एक्सेलरेशन वगैरह, तुम्हें आगे समझ में आएंगे जब मैं तुम्हें डिस्टेंस वाला चैप्टर कराऊं, त्वरण। तो ये सारी क्या हमारी, ये सारी की सारी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए मेरे को बताओ, फिर आप आगे चलेंगे। बिल्कुल भाई, हाँ स्पीड भी इसी के अंदर आएगी, डिराइव्ड के अंदर ही। बिल्कुल, अरे डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस लेंथ के अंदर ही तो आती है। स्पीड लगा लो आप, स्पीड इसके अंदर मैंने लिखी नहीं क्या? वेलोसिटी स्पीड एक ही सिस्टम हो। वेलोसिटी देखो आपका, वेलोसिटी कैसे उत्पन्न होगी? वेलोसिटी और स्पीड एक ही सिस्टम है। डिस्टेंस बाय में टाइम, यही तो होती है। तो डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस, लेंथ, लेंथ कोई डिस्टेंस बोल देते हैं, बटे में टाइम आ गया, दोनों के मेल से बनी है। मैंने यही तो बोला कि डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे इसको जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज या एक फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेल से बनी हो, जिसके अंदर मतलब इसका सिस्टम आ जाए ना, वैसे वह आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या इतना हर एक साथी के समझ में आया नहीं? एक बार के लिए मेरे को बता सर, सप्लीमेंट्री बता दो जी। सपना श्रेणी दो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है यारी, एक आपका प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। ये तारा काम को नहीं आया, थोड़ा डीप कम आ गया। ठीक, तारा पे प्रमाण की बहुत कम संभावना, 10% संभावना। इसका बारे में हम ज्यादा डीप पढ़ोगे तो 11वीं 12वीं की साइंस आ जाएगी फिर। ठीक है, अभी 10वीं की साइंस के हिसाब से सिर्फ इतना ही आपको आ जाएगा। समतल कोण और ठोस कोण एक रेडियन के अंदर मापा जाता है, एक सटी रेडियन के बारे में। ठीक है, इसको सिर्फ रट लेना, बस इतना ही पूछा जाता है इसके बारे में, ज्यादा नहीं पूछता। ठीक है, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई। चलो आगे, डन सर, शाबाश। अब हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम के बारे में। ठीक है, आओ अब क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो अलग अलग यूनिट हैं वो किस सिस्टम के तहत काम करती हैं? यूनिट्स, यानी कि हम लोग बोलेंगे जो अलग अलग जो इकाई हैं, ठीक है, वो किन किन उसके सिस्टम के हिसाब से चलती हैं। आ गया सर समझ? सर न्यू क्लास का फोल्डर न्यू बनवा दो। न्यू ही बनेगा प्रीति। ठीक है, बना दिया ये, तुम जैसे ही क्लास खत्म हो गई ना तुमको दिख जाएगा अलग से। ठीक है, नया फोल्डर, टेंशन ना लिया करो तुम। टेंशन जुत्ती की नोक पर रखो तुम पहले दिन तय। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, इसको हिंदी में मात्रक प्रणाली बोलना है। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक प्रणालियों के प्रकार। ठीक है, लिख लो, मात्रक प्रणालियों के प्रकार। ये भी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। तो हमारे पास जो यूनिट्स होती है ना, जैसे आपने देखा 50 किलोग्राम, किलोग्राम का मैं भी नापा हाँ, ग्राम का मैं भी नापा हाँ। ठीक है, कई कई जगह देखा हुआ पाउंड का मैं भी मापा है, इतने पाउंड वजन, इतना यो सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी प्रणालियां हैं अलग अलग। प्रणाली क्या क्या है जी? हमको समझाओ जी, हमारे समझ में नहीं आया जी, समझाता हूं, तुम टेंशन ना लो। ठीक है, अब तुम देखो, मैं तुमको बताता हूं, हमारे पास टोटल 3 अलग अलग प्रणालियां देखने को मिलती हैं। 3 प्रणालियां हमको देखने को मिलती मापन की। ठीक है, 3 प्रणाली हैं। कौन कौन सी जी वो समझाओ जी। एक तो आपके पास सबसे पहले तो मास मापा जाता है, मास, आपका जो वजन है, वजन को मापने की प्रणाली होती है। दूसरी हमारे पास होती है लेंथ को मापने की प्रणाली। लेंथ, लेंथ का मतलब हो गया लंबाई, लंबाई को मापने की। ठीक है, मास का मतलब क्या होता है जी? मास का मतलब तो आप सभी को पता ही है, द्रव्यमान, मास। ठीक है, द्रव्यमान वॉल्यूम हो गया, मास थी क्या बोलना है, ये भी आप पढ़ा था ना, मास थी इंग्लिश में क्या बोल रहा भाई, आड़ था कि मास कड़ा गया रहा है। मास तो मास ही हो, वजन हुआ है, द्रव्यमान होता हुआ शायद, देख लो, कोई दिक्कत को नहीं, तुम समझो। मास हो गया, ठीक है, लंबाई हो गई, मास हो गया, और टाइम हो गया। टाइम को क्या बोलते हैं? जिस समय बोलते हैं। ठीक है, मास बताइए एक बार कोई साथी कमेंट में, क्या बोल रहे हैं? मास मूवी, अरे मूवी वाला नहीं है, मास बताओ, मास क्या है? मास यो होगा,
द्रव्यमान, हाँ द्रव्यमान ही बोलते हैं भाई, ठीक है द्रव्यमान ही बोलेंगे, द्रव्यमान को ही मास बोलते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम कौन कौन से, तीनों सिस्टम तुम्हारे को पढ़ने जरूरी हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आता है जी एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी सीजीएस सिस्टम, अभी समझाऊंगा एक बार के लिए, तुम लिखो कि कौन कौन सा सिस्टम है। और तीसरे नंबर पे आता है जी हमारे पास एमकेएस सिस्टम, तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में विस्तार पूर्वक, एक बार के लिए तुम लिखो। एफपीएस का मतलब क्या होता है, एफ से बनता है फुट, बस जो लंबाई होगी वो एफपीएस सिस्टम के अंदर आपकी फुट के अंदर मापी जाएगी, ठीक है जी। पी का मतलब हो गया हमारे पास जो मास है, मास को किस में मापेंगे जी, पाउंड में मापेंगे, ठीक है, मास को किस में मापते हैं जी, पाउंड में मापते हैं, ओके जी। और एस का मतलब हो गया जी सेकंड, टाइम को हम लोग मापेंगे जी सेकंड के अंदर, ठीक है जी। और ये जो सिस्टम है मापन का एफपीएस सिस्टम, ये भाई अंग्रेजों की देन है, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहां पर क्या है इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है हमारी, ये एक ब्रिटिश मात्रक प्रणाली है, ठीक है, ब्रिटिश मात्रक प्रणाली, यानी कि इंग्लैंड वगैरह वाला जो देश है तो उधर आपका इस प्रणाली के माध्यम से चीजों को मापा जाता है, ओके जी। दूसरे नंबर पे आता है सीजीएस, सी से बन गया हमारे पास सेंटीमीटर, जो लंबाई होगी उसको हम लोग सेंटीमीटर के अंदर मापेंगे। जी से बन गया हमारे पास ग्राम, यानी जो मास होगा उसको हम लोग ग्राम के अंदर मापेंगे। और एस से वही सेकंड, यानी जो आपका टाइम होगा, टाइम को हम लोग इसके अंदर भी सेकंड के अंदर ही मापते हैं। इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, यानी कि ये वैसे आपको बताता हूं इसको गाउसी मात्रक प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर ये समझ लो अपना जैसे भारत देश हो गया, यहाँ पर भी सेंटीमीटर मीटर के अंदर माप ले हैं, ठीक है, या फिर मतलब और भी छोटे मोटे देश वहां पर ये यूज होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको गाउसी मात्रक प्रणाली बोलते हैं, गाउसी मात्रक प्रणाली, ठीक है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग मापी जाती है, भारत के अंदर कौन सी मापती है वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। फिर आता हमारे पास एमकेएस, एमकेएस से जो आपकी लेंथ होगी, एम से बन गया मीटर, भाई आपकी लेंथ उसको किस में मापा जाएगा, मीटर में। के से बन गया आपके पास क्या, किलोग्राम, भाई आपका वजन हो किलोग्राम में मापा, ये भारत के अंदर यूज होता है। देखो अभी मीटर का मैं लंबाई नापा, हाँ ठीक है, किलोग्राम का मैं वजन नापा, और टाइम को एस का मतलब सेकंड, सेकंड के अंदर मापते हैं भाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एमकेएस सिस्टम, यानी टोटल हमारे पास क्या है, ठीक है, 3 तरीके की मापने की प्रणालियां हैं जो कि हमारे यहाँ पर अलग अलग देशों के अंदर बनी हुई है, अलग अलग देशों के अंदर मान्यता है, ठीक है। पहले नंबर पर एफपीएस, जो कि अंग्रेज यूज करते हैं, फुट, पाउंड और सेकंड, ये वजन को पाउंड के अंदर मापते हैं, तेरे अंदर कितने पाउंड वजन है, ठीक है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसको गाउसी मात्रक प्रणाली बोलते हैं। और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। चीजें समझ में आई नहीं, आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि सीजीएस सिस्टम के अंदर है आपका जो मास है, मास को किस में मापते हैं, तो आपको बताना है जी ग्राम के अंदर मापते हैं। आपसे पूछ लेगा एमकेएस सिस्टम के अंदर है आपका लेंथ को किस में मापते हैं, तो मीटर के अंदर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड भाई, शाबाश, इतना कंसेप्ट समझ में आया। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अरे सप्लीमेंट्री को हिंदी में भाई पूरक बोल रहे हैं, बस एक जना डंडा दे रहा है। सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक बोल रहे हैं भाई, पूरक राशि, ठीक है, पूरक राशि। राजीव कौन आया राजी, ठीक है, कड़े पहुंच रहा था मैं। ये हो गया अपना। अब क्या है, अब ये देखो हर एक देश ने अपना अलग अलग सिस्टम बनाए रखा था, तो भाई दुनिया नु बोली भाई एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए। नु तो यार सारे देश आपस में बिछड़ जाओगे कि हाँ भाई ये हो गया, इसने यो अपना लिया, पाउंड अपना लिया, किसी ने किमें अपना लिया, किसी ने कितने किमें अपना लिया, तो सारे देश बिछड़ जाएंगे। तो उस विचलनपन को दूर करने के लिए क्या है, हमने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी। अब क्या है हमारे पास आया एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, इसी को फिर सारे देश यूज करते हैं इंटरनेशनल स्तर के ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम।
यानी कि भाई जितने भी देश है ना उन सारे देशा ना है इसे सिस्टम का व्याप है, सारी जो मापन वाली चीज है उनको सेट करना पड़ेगा। और ये सारा सिस्टम हुआ साल 1971 के अंदर। बहुत बार पूछा जाता है 1971 के अंदर क्या है, आपका एक समझौता है। उस समझौते के तहत क्या बोला गया कि ये जो 7 हमारे पास मेन जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी जो मूल राशियां हैं, और 2 हमारे पास जो सप्लीमेंट्री राशियां हैं, इन्हीं के अंदर सारी चीजों को मापा जाएगा। ठीक है, ये रूल बना दिया गया जो अभी अभी आप इन्हें पढ़ा भी था, ये देख लो। ठीक है, ये आप इन्हें साथ ही पढ़ी में मास को सारी जगह किलोग्राम के अंदर ही मापा जाएगा। कोई ग्राम का में मापा करदा, कोई कह में मापा करदा। ठीक है, तो मास को सारी जगह किलोग्राम में मापा जाएगा, लेंथ को मीटर में मापा जाएगा और टाइम को सेकंड में मापा जाएगा। भारत के अंदर भी इसी सिस्टम का यूज होता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर भाई अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज को मापोगे तो आपको इन यूनिटों के हिसाब से मापना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी एसआई सिस्टम क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम क्या बोलता है, ये बोलता है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, हिंदी में बता देता हूं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या बोली, नो बोले कि 1971 के अंदर एक समझौता हो गया। उस समझौते के तहत क्या बोला गया कि सभी देश है इन सिस्टमों का यूज करेंगे। ठीक है, 1971 के समझौते के अनुसार, ये डेट याद रखना बहुत बार पूछी जाती है, समझौते के अनुसार सभी देश क्या है, सभी देश 7 मूल राशि यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, प्लस 2 हमारी सप्लीमेंट्री यानी कि 2 पूरक राशि, ठीक है, इनको फॉलो करेंगे भाई, इनको फॉलो करेंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, क्या आप लोगों को इतने कंसेप्ट हर एक साथी के समझ में आए या नहीं है, एक बार के लिए मेरे को बताओ। ठीक है, फिर आप आगे चलेंगे। हाँ, इनके भी नोट्स मिलेंगे भाई। कौन है इनके भी नोट्स में, रवि दत्त। अरे जी तो यार मैंने बोल दिया सारा सौदा लिखा है मिलेगा, तो टेंशन क्यों ले हुआ। देखियो रहा ये सारा सौदा लिखा रखा भाई, सारा ये पहला चैप्टर पूरा लिखा रखा है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों मीडियम का मैं लिखा है मिला। और के ले होगा इस फालतू तो मन्ना लूट ले भाई, और के करेगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन तुम खुद बताओ, तुमको जैसे एक नॉर्मल जनरल नॉलेज का पर्सन, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, ये तुम बताओ सीजीएल के अंदर आया 2023 के अंदर, आपको स्टेटमेंट दे रखी 3, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज इट्स वेट। क्या किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसके भार के समान होता है। अब आप लोग बोलो आप तो इतनी देर से बोलने लग रहे थे मास और वजन एक है, सौदा एक है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मास तो ये होगा जिस तक हम बन रहे हो। जैसे मान लिया मेरा शरीर है भाई, मेरा शरीर में मान लिया भाई 60 किलो मास है। मास का मतलब जो मेरे शरीर का जो टुकड़ा है, जो मास है, जो मैंने मान लिया 60 किलो है। वजन किसको बोलेंगे, या जो धरती है या मैंने जिस गति तक खींचने लग रही है खुद की तरफ। ठीक है, धरती मैंने मान लिया 10 की स्पीड तक मेरी खींच रही है। ठीक है, तो उसकी वजन बोलेंगे। ठीक है, हर एक व्यक्ति का मास और वजन अलग अलग होता है। मान लिया मेरा मास 60 है और मेरा वजन क्या पता 75 हो, क्या पता मेरा वजन 80 हो। ठीक है, तो वजन अलग होता, मास अलग होता। आपने देखा चांद के ऊपर जाते तो वजन आपका 1/6 हो जाता जितना धरती के ऊपर है, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों के अंदर। ठीक है, तो वजन और मास दोनों अलग अलग होते, कभी भी सेम नहीं होते। यानी पहला कथन हो गया हमारा गलत। दूसरा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट द सेम एज इट्स वेट, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मास क्या स्केलर क्वांटिटी, आप ने पढ़ा था मास के अंदर तो किसी दिशा का कोई रोल ही नहीं होता। वेट है, वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी, वेट के अंदर आपकी दिशा की जरूरत होती है। वेयरएज वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल, क्योंकि वेट तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। धरतियां भी ना खींचने लग रही है तो वेट हमेशा नीचे की दिशा में होता है, मास के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये कथन भी हमारा सही, यानी कथन नंबर हमारा 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया नहीं? ये नॉर्मल जनरल नॉलेज का प्रश्न था जो कि एग्जामिनर पूछता है। ये थोड़ा सा तुम्हें क्लियर तब होगा जब आप लोग ये कर लोगे ना, मतलब मास और वेट वगैरह वगैरह पढ़ लोगे तब। अब देखो, अब पढ़ो, इसको पढ़ो, देखो, टू रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी सीजीएल के अंदर आया है, देयर डायरेक्शन इज ऑल्सो स्पेसिफाइड एज अलोंग विद देयर मैग्नीट्यूड। दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? ऐसी राशियां जिनको दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी दिखाई जाती है। दिशा दिखा दी तो टिंग वी से बन गया वेक्टर क्वांटिटी, यानी उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग सदिश राशि बोलेंगे भाई। ठीक है, ओके जी, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अगला आता हमारे पास, अगला आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ मोल इन एसआई सिस्टम। निम्नलिखित में से एसआई प्रणाली के अंदर मोल का क्या निशान था? आपने बताया, मैं मोल का क्या सिंबल था? MOL। MOL ही तो था मोल का सिंबल। हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा था। तो ऊपर ऑप्शन देखो, चेक करो, ये रहा मोल दिख जाएगा तुम्हें। किधर गया?
ये रहा मोल, ऑप्शन नंबर बी, मोल को मापने का यही तो था जी, बिल्कुल एसएससी फेज 12 के अंदर आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या थी, डिग्री सेल्सियस, मत ठोके आना, अभी पढ़ा था केल्विन थी जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, सीडीएस के अंदर आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और प्रश्न अभी आपने पढ़ने बाकी, उसके बाद आप ये अगले कर पाएंगे, ठीक है। यहां तक मेरे को ये बताओ, अभी तक जो आप इन्हें पढ़ा है इससे रिलेटेड आप इन्हें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी करे हैं, क्या हर एक साथी की चीजें समझ में आई या नहीं आई? संजीव नुगा सर मैथ की क्लास कब आएगी? संजीव या चप्पल दिखा है, कड़मा मारूंगा भाई, भगवान कसम दिमाग खराब कर दिया, 100 बार बता ली, सुबह 9 बजे मैथ की क्लास हो ली ना, दिमाग की गोभी खोदा है। कोई बात है ना, मैं पढ़ा दूँ, तुम टेंशन ना लो, तुम ये चीज समझो बस, ठीक है। वेरी गुड भाई, सबका मेरा हिसाब तो समझ में भी आ गया और दिमाग के अंदर भी घुस गया होगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो कि आप पेपर के अंदर गलती करोगे। जब भी आप कोई यूनिट लिखोगे, जब भी आप कोई इकाई लिखोगे, ये रूल हैं फिजिक्स के, इकाई लिखोगे, इकाई का मतलब हो गया यूनिट, लिखोगे तो सिंबल का साइज, जो भी सिंबल होगा, सिंबल का साइज हमेशा छोटा लेना है, छोटा रखना है। कैसे जी, समझे नहीं जी? अब जैसे आप लिखोगे, एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया भाई 55 सेकंड, ये 55 सेकंड के अंदर यो एस लिखोगे ना, तो एस यो छोटा लिखना है नो, ठीक है। पेपर का एज ए सेकंड, आपसे पूछ रहे टाइम की जो मान लिया भाई यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट सेकंड है, पेपर का मैंने देगा सिंबल, एक एस बढ़ा दे देगा, एक एस छोटा दे देगा, ठीक है। फिर दे देगा केल्विन दे देगा, के दे देगा और किलोमीटर दे देगा, यानी जो यूनिट है यो जैसे एक तो जो कर नो लिखा भी 55 एस, एक तो एस बड़ा लिख दिया, छोटा लिख दिया, तो जो भी यूनिट लिखनी वो हमेशा छोटा अक्षर का में लिखनी, ये रूल है यो फिजिक्स का, ठीक है। जितनी भी यूनिट होंगी ना वो हमेशा किसके अंदर आएंगी, छोटे अक्षर के अंदर आएंगी। एक बार के लिए मेरे को बताओ, चीजें समझ में आई? बिल्कुल आगे जी। अब मान लिया कोई ऐसी यूनिट है जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम पे बनी है, ऐसी यूनिट का जो साइज है वो हम लोग बड़ा लिखेंगे सभी साथी। ऐसी यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर बनी हो, साइंटिस्ट के नेम पर बनी हो, तो उसका साइज हम लोग कैसा रखेंगे, तो उसका साइज हम लोग बड़ा रखेंगे, ठीक है, बड़ा रखेंगे। बड़ा कैसे जी? जैसे आपने देखा फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है जी, फोर्स बल, बल की यूनिट क्या होती है जी, न्यूटन होती है जी, होती है नहीं होती जी, बिल्कुल होती, कोई 2 या 3 राय नहीं है, ठीक है। अब न्यूटन, अब फोर्स की अभी यूनिट लिखा है ना, कितना बल लग गया 50 न्यूटन, तो इसका मैं यो एन छोटा ना लिख दियो, तो इसका मैं यो एन अपना बड़ा लिखा जाएगा। चीज समझ में आई या नहीं आई? न्यूटन क्या था कि साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, यानी ऐसी यूनिट जिसके अंदर साइंटिस्ट का नाम पर जो यूनिट बन रही है उसके अंदर क्या सिंबल रखें हम लोग, बड़ा रखेंगे, और जो नॉर्मल होगी उसके अंदर कैसा रखेंगे, छोटा सिंबल रखेंगे, ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जो भी यूनिट होगी उसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना, इस चीज को भी ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कि जो आपने एन लिखा तो नू ना लिख दियो, एन एस लिख दिया, न्यूटन्स, इस टाइप का भी कोई गड़बड़ वगैरह ये चीजें मत करना भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे चलूं, इतना कंसेप्ट हर एक साथी का क्लियर है? फिर आप आगे चलते हैं, मेरे को ये बताओ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हमारी जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, उनको मापने के आपको यूनिटों का पता होना चाहिए जो कि एग्जामिनर पूछता है। आओ अब इन यूनिटों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये रही, ठीक है। अब आपने सुना होगा एक्सा, एक्सा, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा एक्सा का मतलब क्या होता है, तो एक्सा का मतलब होता है जी 10 की पावर 18, ये ऊपर लेगा निशान का मतलब है ये ऊपर है, ठीक है, थोड़ा टाइप कोने होने लग रहा है, नो है इसका मतलब, ठीक है। एक्सा का मतलब क्या है, 10 की पावर 18। बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर एक्सा का मतलब बताओ, तो आप क्या होना चाहिए, और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे,
चीजें समझ में आई या नहीं एक बार के लिए बताओ। फिर आता हमारे पास पेट, देखो एक्सा हो गया, एक्सा ये तो भाई एक्सल साइज हो गया, एक्सा हो गया, एक्सा मतलब एक्सल हो गया। एक्सल आदमी कौन सा, जो 18 प्लस का हो जाए ना उसका फिर एक्सल साइज के कच्चे बूस्ट आने शुरू हो जाए, 18 प्लस ऐसे लो 10 की पावर 18। पेटा पैसे, पेटा पैसे 5, पैसे पेटा पैसे 5, 5 यानी 15, यानी 10 की पावर 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेटा को रिप्रेजेंट करेगा, पीस का सिंबल रहेगा। ओके जी। टेरा, टेरा किसको रिप्रेजेंट, 13 भाई 12, आजा आजा तेरा बाप की और बार लेके आ, 13, 13 और 12, 12 से बन गया 12, यानी 10 की पावर जो 12 होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेरा को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद गीगा, गीगाबाइट आप लोगों ने सुना कंप्यूटर के अंदर आता है गीगाबाइट। गीगा का मतलब ही क्या होता है, 10 की पावर 9। ठीक है भाई, घीगा खाया कर कौन खांदा, नो नहीं भाई नहीं खाते भाई, फैट चढ़ जाता है, क्या करें। ऐसी लड़कियां मिलेंगी आपको मार्केट के अंदर, नहीं बेबी मैं तो घी वगैरह, ओ घी ऑयली थिंग्स नो मैं तो कभी भी नहीं खाती और फैट चढ़ जाता है, यू नो यहाँ पर पेट पे ऐसे ऐसे लटकता है, बहुत ही गंदा लगता है, बॉयज फिर मेरी कमर कैसी देखेंगे। ठीक है। मेगा, मेगा मतलब मेगा सेल लगी हुई है भाई। ठीक है 6 PM तक आपकी मेगा सेल लगी हुई है, 10 की पावर जो 6 होगा ये होगा हमारे पास मेगा। ओके जी। किलो, किलो को तो आपको पता है, किलो 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है, यानी 10 की पावर 3 को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलो के अंदर करते हैं। हेक्टो, हेक्टो का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 2। ठीक है, कितने हेक्टेयर किले हैं भाई तेरे पास, 2 जी। डेका, डेका का मतलब हो गया जी 10 की पावर 1, दिखा देखने लगे तो 1 ही पाया। ठीक है, क्या बोला कितने किले तारा पास, नो बोला जी 2 हेक्टेयर किले हैं। ठीक है, दिखा भाई देखने लगे तो 1 ही किला पाया ना, 10 की पावर 1। क्या ये याद हुए या नहीं, एक बार के लिए मेरे को बताओ। एक्सा, पेटा 13, गीगा, मेगा, किलो, एक्टो, डेका। पेपर में पूछ लेगा तो इजीली बता दोगे जी, इजीली बता दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आता हम लोग आगे चलते हैं। अब आता डेसी। डेसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर -1। देसी, देसी आदमी है भाई, देसी आदमी को क्या है -1 की रैंकिंग देते हैं आजकल की लड़कियां, -1 दूंगी बेबी, मैं तो इसको 100 भी नहीं दूंगी, देसी पड़ा है बिल्कुल लफंडर, -1 करो इसको। सेंटी, सेंटी को बोलेंगे हम लोग क्या, 10 की पावर -2। ठीक है जी। मिल्ली को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 10 की पावर -3। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो बहुत बार आता, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। ठीक है, -6 लग रहा हूँ जमा, माइक्रो छोटा सा है। नैनो को बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, 10 की पावर -9। नैनो, नै से नैनो, नै से नो, नो नैनो बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, नैनो पक्का याद रखना। पिको 10 की पावर 12। ठीक है, पिको क्या, पिको बाहर आके उड़ता है, पुर पुर, पिको का मतलब मोर। ठीक है, फेमटो, फेमटो फैसे फेमटो, फेमटो पेटो। ठीक है, 15 15 15। ठीक है, बागड़ी बोले अगर 15 15, 10 की पावर -15, 10 की पावर -12। क्या क्लियर हुए या नहीं हुए, हर एक साथी के याद हुए ना, ये यूनिटें पूछता है एग्जामिनर, ये सारी यूनिट तुम्हारे याद होनी चाहिए। पूछेगा 1 नैनो इज इक्वल टू, पूछ लेगा उड़, फिर देखी जाए नैनो 9 था 12 था नहीं थो, 9 थो 12 थो, अरे 12 थो नहीं रे, नैनो के अंदर तो 9 आ गया, मास्टर ने बतायो 9 आओगा तो 9 लगानो, तो फिर 9 ठोको, देखो के लाग रहे हो, ठोको 9 आयो, समझो आगे होगो और कुकर समझोगो तो हम। ठीक है, इस तो बढ़िया डालो और कुकरो समझाऊं मैं ओ है ओयो क्लियर हो गए जी, क्लियर हो तो गए, मैं करवाना लग रहे हो क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, हो गए जी क्लियर, हो तो गए भाई। ठीक है, अब आते हैं, अब कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स आती हैं, लिखेंगे सभी साथी, सम मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि एग्जामिनर पूछता है। प्रैक्टिकल यूनिट्स ये कौन कौन सी हैं, सम मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ और भी जो भौतिक राशियां हैं, ये कौन कौन सी हैं, ये आती है हमारे पास। पहले नंबर पर आती है एयू। एयू को बोलते क्या जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पहले नंबर पर क्या आती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत बार एग्जाम के अंदर आती है, पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, क्या कुछ है, इसके बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हिंदी में बोलते हैं खगोलीय मात्रक। क्या बोलते हैं, खगोलीय मात्रक। ये क्या कुछ सिस्टम होता है जी, इसको समझाओ जी, विस्तार पूर्वक समझाता हूं। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है भाई, जो भी हमारा सूर्य है और जो भी हमारी धरती है, इन दोनों का जो केंद्र बिंदु यानी सूर्य के केंद्र से धरती के केंद्र के बीच की जो एक एवरेज डिस्टेंस यानी लगभग इतनी दूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सूर्य के केंद्र से
धरती के केंद्र के बीच, धरती के केंद्र के बीच की एवरेज डिस्टेंस, यानी औसत जो दूरी है, एवरेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। आपसे पूछेगा सूर्य के केंद्र की और धरती के केंद्र के बीच की एवरेज जो दूरी उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। ये है कितनी? आओ, बहुत बार पूछा जाता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये आता है एग्जाम के अंदर बहुत बार। तो 1.496 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, एम बड़ा नहीं लिखेंगे, देखो मैंने गलती कर दी ना, एम छोटा लिखे, इतने मीटर। ठीक है, ये तुम्हारे रटी हुई होनी चाहिए। कई बार पेपर के अंदर डायरेक्ट 1.5 भी लिखा जाता है, 1.5 गुणा 10⁻⁻11। ठीक है, आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये एवरेज 4/9 से 5 का बराबर हुआ है। ठीक है, क्या लिखोगे? 1496 गुणा 10⁻⁻11 रटना पड़ेगा, जितनी बार पढ़ो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मेरा लगे क्यों है, खगोलीय जो इकाई, इसको क्या बोलेंगे? सूर्य के केंद्र से धरती के केंद्र के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1.496 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। एग्जाम के अंदर हर साल पूछता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सचिन चौधरी ने कहा, हे मनीषा, गायब करूंगे तो हम आप श्रीमंत एक दूसरे कमेंट दिखने बंद हो जाएंगे, आड़ा बकवासबाजी नहीं चलेगी। पहले बताऊं मैं, आडा गेड़ी के आड़े तोड़ी दूंगा। पढ़ाई पर ध्यान दे लो, यूट्यूब का ऊपर बेशक कर लो, आर्डर पी ले रखे, आड़ा तोड़ की गेड़ी दूंगा। पहले बताऊं, अरे घर क्या जवाब भी तो देना पड़ेगा मना, पढ़ाया के है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास सेकंड यूनिट, लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर को क्या बोलते हैं जी? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर क्या होता है जी? लाइट ईयर का मतलब ये होता है जो भी एक लाइट है, लाइट का तो समझ गए, तो सूरज की जो रोशनी निकलती है जिसको लाइट बोलते हैं, वो एक साल के अंदर जो दूरी तय करती है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम का मतलब जहां पर हवा नहीं, जैसे आप ये धरती का बार देखा, धरती का बार स्पेस है, स्पेस का में कोई हवा नहीं है, तो वहां पर जो सूर्य की रोशनी है एक साल के अंदर जो दूरी तय करेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लाइट ईयर को हिंदी में प्रकाश वर्ष बोले, लिखेंगे हमारे सभी साथी। लाइट द्वारा, दौड़ी कलम कर लो, लाइट द्वारा एक साल में वैक्यूम में जो दूरी तय की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। चीजें समझ में आई या नहीं आई? लाइट ईयर किसको बोलेंगे? लाइट द्वारा। सचिन चौधरी बासरा हंसना क्या है? अच्छा नो कर रहा है, ओके, मैं सोचा आंगली दिखा। ठीक है, प्रकाश लाइट द्वारा एक साल के अंदर क्या वैक्यूम के अंदर जो दूरी तय की जाए, वैक्यूम का समझ गए, जहां पर कोई भी हवा पानी नहीं है। ठीक है, तो उस दूरी को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है ये भी तुमको पता होना चाहिए। वन जो लाइट ईयर है वो किसके बराबर होता है? तो एक लाइट ईयर होता है आपका 946 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है भाई, एक मिस्टेक कर दी, सॉरी, ये 10⁻⁻11 नहीं, नॉर्मल 11 होगा, इसको थोड़ा ठीक कर लो भाई, इट्स माई मिस्टेक। 10 की पावर सीधा 11 होगा, यो भी 11। ठीक है, माइनस नहीं आएगा भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, माफी, इट्स माई मिस्टेक। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 946 गुणा 946 मतलब 9.46, जो माना नु याद करे क्या, 10⁻15 मीटर। ठीक है, वो 11 था, यो 15 है। ठीक है, तो एक लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर इसकी वैल्यू होती है। और ये लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट के द्वारा है एक साल के अंदर वैक्यूम के द्वारा अंदर जो आपकी दूरी तय की जाती है उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार के लिए मेरे को बताओ, हुआ क्लियर? ठीक है जी, क्लियर हो गया, शाबाश। सर इंग्लिश में वो कैब डाल दो, डाल दूंगा भाई वो कैब, ना टेंशन लो। ठीक है,
फिर एक पारसेक की वैल्यू पूछता है, एक पारसेक कितना होता है, ये आप डायरेक्ट याद रखो क्योंकि अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एंगल वगैरह के बारे में पढ़ा नहीं। ये वैसे तो इसकी वैल्यू होती है पारसेक वगैरह। एक जो हमारा एक खगोलीय पिंड नहीं सुने तुमने, एस्ट्रॉइड सुने होंगे, तो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, एस्ट्रॉइड्स की धरती के साथ एक एंगल के ऊपर दूरी होती है। अगर वो एंगल तुमको भी पता नहीं, वो आगे जब समझाऊंगा तब तुम्हारे समझ में आएगा। तो एक जो पारसेक होता है कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये तुम याद रख लेना बस, 3.1 गुणा 10 की पावर 16 मीटर, बस ये याद रखना, ठीक है। और ये जो एक पारसेक होता है कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, तो ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये चीज भी याद रखना, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है। ये पूछ लेता कई बार, बहुत कम चांस होते हैं, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में आता है, फिर भी अपने थोड़ा डीपली करने लग रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा याद रखना। एक पारसेक किसके बराबर होता है, 3.1 गुणा 10 की पावर 16 मीटर, जो कि 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। क्लियर है भाई? हाँ, कोई भी स्टार है, कोई भी एस्ट्रॉइड है, उसके और धरती के बीच की दूरी है वो पारसेक के अंदर मापते हैं, लेकिन वो एक एंगल के ऊपर मापते हैं। वो एंगल अभी तुमको पता नहीं है, ठीक है। डाइवर्जेंस एंगल होता है एक आर्क सेकंड का, वो तुम्हें भी पता नहीं, वो आगे समझाऊंगा। तुम्हें ऐसे एक बार के लिए तुम डायरेक्ट लिख लो ना, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो ताकि तुम्हारे याद रह जाए। एक जो खगोलीय पिंड है, यानी कि कोई भी एस्ट्रॉइड है, बड़े धरती के बाहर देखो बड़े बड़े पत्थर है, कोई भी एक खगोलीय पिंड या कोई भी स्टार है, खगोलीय पिंड से धरती के बीच की दूरी, ठीक है, इस तरीके से लो, धरती के जो बीच की दूरी है उसको पारसेक बोलेंगे, ठीक है। तो तीनों यूनिट तुम्हारे क्लियर हुई या नहीं, एक बार के लिए मेरे को तो फिर आप आगे चलेंगे। तीनों यूनिट क्लियर हुई भाई, बोलो। ठीक है जी, ये मैंने करवाया दिया था कि तुमको फर्मी वगैरह, फेमटो करवाया था, फर्मी भी करवाना पड़ेगा। एक दो यूनिट और है वो भी तुमको करने पड़ेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ, रेडियन के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक आधी यूनिट और भी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और तुम्हारे अच्छे समझ में आएगा। फेमटो फर्मी एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है भाई। 10 की पावर -10 देख करवाया था, कौन करवाया? नहीं करवाया, कोई ना भी करवा जाए, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10 की पावर -10, ठीक है। चलें आगे, आगे आगे होंगी शायद ये यूनिट, नहीं आगे तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा अभी, ठीक है। पहले एक दो यूनिट्स और कर लो भाई, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। थोड़ी थोड़ी मैं आपको स्मॉल डिस्टेंस के लिए थोड़ी सी और एक्स्ट्रा यूनिट्स करवा देता हूँ, एक बार के लिए लिख लो भाई, एक्स्ट्रा यूनिट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर के अंदर पूछी जाती है। पहले नंबर पे आती है हमारे पास माइक्रोन। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की पावर -6। अभी अभी आप इन्हें पढ़ा भी था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए दोबारा लिखवाना है, 10 की पावर -6 मीटर के बराबर, ठीक है। था फिर आता है एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये अलग होती है, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये आप इन्हें नहीं करे, आप इन्हें नैनोमीटर के रखे, 10 की पावर -9 पढ़ा था आप इन्हें, ठीक है। एक फर्मी, फर्मी बोल लो या इसको फेमटो बोल लो, बात एक ही है, तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। तो ये होता है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट बहुत अच्छी हैं, ये भी आपको याद रखनी है। फिर आता आपसे टन पूछ लेगा, एक टन के अंदर कितना क्या कुछ होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्विंटल के अंदर कितना क्या कुछ होता है ये भी आपको, तो एक टन के अंदर होते हैं आपके 1000 किलोग्राम, ठीक है, यानी 1000 किलो से मिलकर एक टन बनता है। एक क्विंटल के अंदर आपका क्या होता है? तो एक क्विंटल के अंदर होते हैं आपके 100 किलोग्राम, ठीक है। किसी का वजन 100 किलो तो उसकी अभी डायरेक्ट नहीं होता भाई, 1 क्विंटल का हो रहा है भाई, तो ठीक है, अभी कौन बोलेगा भाई 1 क्विंटल का हो रहा है, तो 100 किलो के बराबर होता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड भाई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर मैथ्स की लाइव चल रही है यूट्यूब पर, अब बस भी कर लो। मैथ की लाइव चल रही है? मैथ की क्या लाइव चल रही है? तो ये तो पूरा करवाऊंगा भाई, ठीक है, बस तो कर देंगे, रुक जाओ तुम नो हार ना मैंने, अगर एक तो क्लास में पूरा इंटरेस्ट गेल पढ़ाने लग रहा मैं। फिर आती लंबाई वाली है 2 यूनिट। एक यार्ड, एक यार्ड के अंदर कितने मीटर होते हैं, कितने इंच होते हैं? तो 36 इंच होते हैं। मीटर 0.91 इतने कुछ मीटर होते हैं, ठीक है, 36 इंच होते हैं और 0.9144 आपके मीटर होते हैं एक यार्ड के अंदर। एक यार्ड याद रखियो, एक यार्ड 36 इंच। आपने सुना क्रिकेट की पिच कितने यार्ड की होती है, कितने गज की होती है? यार्ड का मतलब गज होता है। कितने गज की होती है जी? 22 गज की होती है, 22 यार्ड की होती है। तो 22 गुणा 36 कर लो, इतने इंच की क्रिकेट की पिच होगी, ठीक है। एक फुट के अंदर कितने इंच होते हैं? तो एक फुट के अंदर आपको 12 इंच देखने को मिलते हैं। आप इंची टेप देखा हुआ था, आप लोगों की जो मम्मी है वो घर पे सूट साट सी में अगर इंची टेप देखा तो उसमें 12 इंच का 1 फुट हुआ है,
ठीक है। 1 इंच के अंदर लगभग कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच के अंदर लगभग 2.54 सेंटीमीटर होते हैं अप्रोक्स। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है जो कि आपको याद रखना चाहिए, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे भी करवाऊं या इतना ही करवाऊं? आज के लिए इतना काफी है, और भी आगे करवाऊं एक बार के लिए मेरे को बताओ। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लास अभी कहां पर चल रही हो? तो 2:30 बजे स्टार्ट होगी ना। ठीक है, बस ओके। ठीक है, 2.54, हाँ यही लिखा है। आज के लिए इतना काफी है, होगी बस फुस इतनी हवा थी कि तारी। ओके भाई, तारी नींद खराब है मन्ना, कोई दिक्कत को नहीं, पाछा रोगे करमाना ऑटोमेटिक खुदे नो कहोगे जी, चलो कोई दिक्कत ना भाई, मन तो कहे। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है। मेरे को ये बता देना कमेंट करके कि तुम्हारे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, उसके बाद फिर अभी फंडामेंटल मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला है वो करें कल, और फिर इसके जितने भी एमसीक्यू बचे उसको करके कल इस चैप्टर को खत्म कर दें। 2 दिनों में एक चैप्टर लिपटा जाए, कोई टेंशन भड़क की बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह, 1 बजे बैच के अंदर आपकी क्लास मिलेगी। ओके, खींच जाओ फटाफट से, बात जाओ फटाफट, दिख ना जाइए वरना दूर दूर लग।